आज हमारे स्टूडियो में सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी एवं बाल साहित्यकार श्री हरिराम वाजपेयी जी उपस्थित है। वाजपेयी जी दी शेयर टेबल के लंच पर आपका स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी बाल साहित्य को लेकर बालक हो या वयस्क हो, सभी के मन में उत्सुकता रहती है। असल में बाल साहित्य है क्या और हिंदी साहित्य और बाल साहित्य में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है? धन्यवाद धनलाल जी। आपने जो प्रश्न पूछा है कि बाल साहित्य क्या है, वास्तविकता से जीवन की व्यक्ति के जीवन की जब शुरुआत होती है तो साहित्य से ही शुरू होती है, जबकि लोग इसको बड़ा होने के बाद कहते हैं कि साहित्य हमारे साथ जुड़ा है। जबकि जीवन की शुरुआत बालकपन से जब शुरुआत होती तब से ही होती है। हम अगर थोड़ा सा पीछे देखें कि इसके इतिहास को कि बाल साहित्य कब से शुरू हुआ है, इसका कोई प्राधिकृत इतिहास नहीं कि इतने साल पहले या इतने हजार साल बाद। लेकिन अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाए तो लाला जी, हम त्रेता युग में चले जाए। भगवान राम छोटे से हैं और आगे चल रहे हैं। ठुम के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये क्या है? ये बाल साहित्य तो है। दही ओदन मुंह में लपटा करके बच्चों के साथ खेलते हैं, दशरथ बुलाने जाते नहीं आते हैं, कौशल्या बुलाने आती है वो चले आते हैं और फिर वैसे ही बैठ जाते हैं। ये क्या है? ये बाल साहित्य तो है। हम जब जन्म लेते हैं और बालक के जन्म से लेकर के शुरुआत तक जो कुछ भी हो वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हर अंग, हर चीज, यही बाल साहित्य है। जो बाद में हम पढ़ते हैं वो वास्तव में बाल साहित्य नहीं है। बाल साहित्य के लिए हम कुछ रचना करते हैं। सच्चाई तो वह है कि बाल साहित्य का आधार जन्म से लेकर के वहीं से शुरुआत होती है, जिसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति के साथ होता है। जी बिल्कुल सही। इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। अभी हमने एक उदाहरण दिया, हमने भगवान राम का दिया। सवाल ये नहीं कि राम को कोई बालक हो सकता है आपकी जगह पर। जी जी कृष्ण को ले ले। जी बिल्कुल। वो मक्खन मुंह में लगा करके भागते हैं, यशोदा उनको पकड़ने के लिए चलती है। कौन कौन सी बाल लीलाएं करते हैं, तो बाल लीलाएं जो होती है वही तो बाल साहित्य को जन्म देती है और हम उसको बाल लीला समझ करके चल रहे हैं। सदन साहित्य का वही तो हो रहा है। जब हमारा मन उस क्रियाओं की तरफ, उस बालक की ओर आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, हम उसमें रम जाते हैं, बस वहीं साहित्य की शुरुआत हो जाती है, साहित्य का सदन हो जाता है। क्यों? उससे हमारा हित होता है, समाज का। साहित्य की परिभाषा क्या है? स्वहित, जिसमें हित छिपा हुआ हो। और हित ऐसा नहीं कि नगद नारायण पैसे का हो। मानसा वाचा कर्मणा, हम जहाँ से कुछ सीख सकते हैं, अपनी तमाम वेदनाओं को भूल करके, तमाम जो हमारे शरीर में जीवन में आती उनको भूल करके और कहीं भूल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, वही साहित्य है। और बाल साहित्य सबसे पहला आधार होता है। जब किसी हंसते हुए बच्चे को देखते हैं तो उसकी किलकारी में साहित्य निकलता है। जब बच्चा किसी तितली को जानता नहीं, उसके सामने से उड़ती हुई निकल जाती, वहाँ बाल साहित्य तैयार हो जाता है। जब हम अपने बच्चे से कहते हैं कोयल की आवाज़ आती है, तो बाल साहित्य तैयार होता है। जब हम माँ बच्चे को गोद में लेकर के कहती है वो देखो, बच्चा भी नहीं जानता है, माँ उंगली उठाती है, बच्चे की उंगली उठा के कहती वो देखो चंदा मामा, तो वो चंदा मामा जो लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ हमसे, जिसको हम कभी पकड़ने नहीं आते, माँ हाथों से लेकर के बच्चे के माथे पर रख देती है, हाथ पर रख देती है। यही तो है बाल साहित्य। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी, आप हिंदी अधिकारी रह चुके हैं। सरकारी सेवाओं की व्यस्तता के बावजूद भी आपने मातृभाषा हिंदी की सेवा के साथ साहित्य लेखन को सुना। आपकी यह यात्रा कैसे शुरू हुई कि आप किसी अन्य प्रकार का भी लेखन करते हैं? ये प्रश्न तो हमारी प्रौढ़ावस्था तक आ गया है। थोड़ा सा जो पहला प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी सी बात जो रह जाती है वो मैं और बता दूँ। आपने उस प्रश्न में ये कहा था कि हिंदी बाल साहित्य में, जी, वास्तविकता से बाल साहित्य किसी भाषा से नहीं जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है मातृभाषा से, क्योंकि इस संसार में बच्चे को जन्म देने वाली माँ होती है और माँ जन्म देने के अलावा भाषा भी वही देती है।
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसलिए सिर्फ बताने के लिए, अन्यथा आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतनी अच्छी किताबें लिख चुके, बहुत सारे सम्मान पा चुके, तो आपके सामने ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन दर्शकों को, श्रोताओं को बताने की जरूरत है कि संसार में जब ईश्वर ने नारी शक्ति की संरचना की और उसे माँ बनाया, माँ ने संतान की रचना की, यही सदन है माँ का, यही सदन है। और सदन के साथ में माँ ने बच्चे को भाषा दी। इस संसार में भाषा माँ के अलावा कोई नहीं दे सकता है। और इसीलिए आप जानते होंगे कि जितने भी हमारी नौकरी में, शैक्षणिक योग्यता में, जहाँ भी हमें कुछ जरूरत के भरना पड़ते हैं, नाम बका, उसमें एक ऐसा भी कारण जिसमें लिखा रहता है विवरण, मातृभाषा, मदर टंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। आज तक फादर टंग या पिता की भाषा नहीं है, क्योंकि माँ ही जन्म देती है और वहीं से सदन की शुरुआत। तो इसीलिए साहित्य की शुरुआत, बाल साहित्य की शुरुआत हिंदी से नहीं, हर मातृभाषा के साथ। जिस भाषा में बच्चे ने जन्म लिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, जिस देश में जहाँ बच्चे ने जन्म लिया है, वो उसके साथ जुड़ेगा, उसकी भाषा के साथ। और जब वो बढ़ता जाएगा, अन्य अध्ययन करेगा, तब जाकर के दूसरी भाषाएं जुड़ेंगे। तो पहली शुरुआत साहित्य की, बात साहित्य की शुरुआत उसकी मातृभाषा के साथ होती है। असली सृजन तो वही से शुरू होता है, असली साहित्य उनसे शुरू होता है। अब अपन दूसरे को प्रश्न पर आ जाते हैं। जैसा कि आप हिंदी अधिकारी रह चुके हैं, सरकारी सेवा में कितनी व्यस्तता होती है सभी जानते हैं। इसके बाद भी आपने हिंदी को, मातृभाषा हिंदी को ही साहित्य लेखन में क्यों चुना, और आपकी रुचियाँ इसमें कैसे रहीं, कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे इसका प्रारंभ किया, लिखना कब शुरू किया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें 2-3 प्रश्न जुड़े हुए हैं। भाषाएं, हमारा देश विविध भाषाओं का, विविध संस्कृतियों और विविध संस्कारों का देश है। दुनिया का पहला देश है जहाँ सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा संस्कार होते हैं, सबसे ज़्यादा संस्कृतियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा जातियाँ जो हमने बांट रखी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे देश के अंदर भाषा की बात करना मतलब एक ज्ञान की बात करना है। जी। मैंने अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है कानपुर में, गंगा के किनारे, उसके प्रति, उसको सीख करके, उसमें सृजन करके, उसमें बोल करके, उसमें लिख करके, अपनी मातृभाषा के प्रति हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, बल्कि उस भाषा को नमन किया है। जिस तरीके से जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि गिरी, ऐसी उस बात को हमने चरितार्थ किया। अब प्रश्न ये होता है कि आगे चल करके कि मैंने हिंदी में क्यों लिखना शुरू किया। तो स्वाभाविक है कि जिस भाषा में मैं पढ़ा था, वो भाषा मेरे रगों में समाई हुई थी, उसका ज्ञान मेरे पास था, तो उसमें लिखना स्वाभाविक है कि पहली सृजन जो आता होती, मन में जो भाव पैदा होते हैं किसी भी व्यक्ति के, वो उसकी भाषा में ही पैदा होते हैं। आज आप जानते हैं कि इतने बड़े साहित्यकार हैं, अब जब अनुवाद करते हैं तो पहला मूल चिंतन व्यक्ति का उसकी मातृभाषा में ही आता है। और जब वो अनुवाद करना शुरू करता है तो दूसरी भाषा का जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, पूरी तरह से व्याकरण है, उसके संस्कार क्या है भाषा के, तब वो उसको उस भाषा में अनुदित करता है। तो चूंकि मैं हिंदी में था, इसलिए मैं लिखना शुरू किया। अब सवाल है कि मैंने क्यों लिखना शुरू किया। मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको बता दूं कि मैं कानपुर का रहने वाला था। मैं इंदौर शहर में आया, भाई साहब ने बुलाया मुझे, और फिर माता पिता को मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। अपनी वो मातृभूमि की जगह छोड़ना पड़ी। नदी के किनारे नहर बह रही है, 400 आमों का बगीचा है, प्रकृति का वो चित्रण था, उस सब कुछ छूट करके और इंदौर में जब आ गए तो ऐसा लगा कि किस जगह हम आ गए। वो यादें हम भुला नहीं पा रहे थे। बार बार छुट्टियां होती थी गर्मी की, मैं भाग जाता था, लेकिन वो कैसे भूलूं अपना गाँव, ये मेरी कविता है। जी जी। इतने बड़े पद पर जाने के बाद, बैंक सर्विस में आने के बाद, मैं अपना गाँव नहीं भूल पाया। तो उसी भाषा में अपनी वेदनाओं को, अपने भावों को मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं राजभाषा अधिकारी कैसे बना। मैं पहले शिक्षक था। शिक्षक करीब 7.5 साल तक मध्य प्रदेश शासन में रहा। जब एमए करने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे योग्य स्थान नहीं मिल रहा है, मैं मिडिल स्कूल तक पहुंचा हूं, तो मन में ये भाव था कि मेरी शिक्षा का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मैंने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू की और मुझे बैंक में जाना पड़ा। बैंक, जिस समय मैंने बात की मैंने बैंक में सेवाएं शुरू की है, उस समय ये बड़े बड़े स्टेटों की बैंकें हुआ करती थी, सरकारी बैंकें नहीं थी, और ये था कि अंग्रेजी में ही काम करना पड़ता था। मेरे सामने यही समस्या थी। मेरी अंदर से आत्मा खचोटती थी कि मैं हिंदी में बात करूं अपने ग्राहकों से, मैं हिंदी में लिखूं, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ता। लेकिन उसके खिलाफ मैंने शालीनता के साथ अपनी एक क्रांति की, और उस क्रांति में मैं सफल हुआ।
धीरे धीरे करके मैंने हिंदी में काम करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। और हमारी बैंक ने जब राष्ट्रीयकरण हो गया, सरकार के हाथ में चली गई, तब लोगों ने कहा कि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसका उपयोग करना चाहिए। जौनपुर में आया तो मुझे बुलाया गया, नरसिंहपुर में आया तो हमारी बैंक ने अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए मुझे बुलाना शुरू किया। फिर हमारी बैंक यूनियन ने कहा कि ये बोलता बहुत अच्छा हिंदी है, तो मुझे बोलने के लिए बुलाना शुरू किया, भाषण। और वहाँ से जो मुझे प्रोत्साहन मिला, वो मेरी हिंदी सुधरती चली गई। अब बहुत लंबे समय तक मैं इंतजार करता रहा कि मुझे कहीं ऐसी जगह पर बिठाया जाए जहाँ मैं अपनी भाषा की सेवा कर सकूँ हिंदी। बहुत लंबा इंतजार किया, तब कहीं 1985 में मैं सागर में शाखा प्रबंधक था, वहाँ से मेरा स्थानांतरण इंदौर हुआ और यहाँ मुझे राजभाषा अधिकारी, जिसे हिंदी अधिकारी कहते हैं, यहाँ पद। संक्षिप्त में कहा जाए तो आपका जो हिंदी लेखन है, हिंदी के प्रति समर्पण है, हिंदी सेवा जो है वो मातृभाषा के प्रति एक समर्पण है, प्यार है और कर स्नेह है। और आप उसे हिंदी को आप जो है पुष्पित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा कार्य कर रहा है यही अपनी मातृभाषा के प्रति। तो वाजपेयी साहब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, कहते भी हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो समाज पर साहित्य का गहरा प्रभाव तो बढ़ता ही है। क्या बाल साहित्य का बच्चों के साहित्य पर, विकास पर प्रभाव पड़ता है? ये तो बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है और प्राकृतिक प्रश्न कह सकते हैं। ये आप जानते हैं कि जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है, सृजन, जब तक मिट्टी गीली होती है, गीली मिट्टी को आप क्या बनाना चाहते हैं, अच्छी तरह से ढूंढ लीजिए। उसका घोड़ा बनाना है, उसका पेड़ बनाना है, उसकी पत्ती बनाना है, उसकी कोई मूर्ति बनाना है, जिस आकार में उसे डालना चाहे आप डाल लीजिए। और जब वो सूख जाएगी, फिर यदि आप उसके साथ छिड़कानी करेंगे, वो टूट जाएगी। तो ये बालक बल में बाल साहित्य का मतलब है कि यहीं से तो हमारी शुरुआत है। इसीलिए बाल साहित्य का प्रभाव तो पड़ेगा सही। उस उम्र में, जब छोटी सी उम्र है, उस समय बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या सिखाना चाहते हैं, प्रकृति से जोड़ना चाहते हैं, परिवार के संस्कारों से जोड़ना चाहते हैं, चंदा मामा से जोड़ना चाहते हैं, कोयल से जोड़ना चाहते हैं, हंसते हुए नाचते हुए मोर को दिखाना चाहते हैं, बहती हुई नदी को दिखाना चाहते हैं, उड़ती हुई तितली को दिखाना चाहते हैं। ये सारी बातें यदि आप खुद बचपन में बच्चे को दिखा देंगे, तो वो जब बड़ा होगा तब प्रकृति से अपने आप को जोड़ देगा और उसके मन में जो सृजन के भाव पैदा होंगे, उसके आधार पर वो किसी भी प्रकार का सृजन कर सकता है। वो लेखनी चला सकता है, वाणी गा सकता है और हृदय के उद्गार व्यक्त कर सकता है। यदि उस समय, उस उम्र में जैसा कि आधुनिक हो रहा है, भारतीय जी मैं बता दूं, बड़े दुर्भाग्य की आज हमारे पास सुविधाएं मिल गई है। आज जब बच्चा जन्म लेता है, उसी समय उसकी आंख खुलती है तो अस्पताल में उसको टीवी दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जरा सा बड़ा होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ दिया जाता है। आज जिस बच्चे को देखिए, कुछ भी नहीं जानते वो मोबाइल के साथ। तो ये हमने क्या किया है, उस संस्कृति को नष्ट करके ऐसी संस्कृति के बच्चों को जोड़ना शुरू कर दिया है। और फिर हम बड़े होकर के दोष दे रहे हैं कि बच्चे मोबाइल से खेलते रहते हैं, उनको नदी नहीं मालूम होती है, उनको माँ नहीं मालूम होती है, उनको चिड़िया नहीं मालूम होती है, उनको बगीचे नहीं मालूम होते हैं, उन्हें खिले हुए फूल नहीं मालूम होते। इस सारी चीज़ों से दूर करने का अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है तो उनके अभिभावक हैं, उनके परिवार के लोग हैं जो बच्चों को उससे नहीं जोड़ते। इसीलिए उस समय दिया गया साहित्य, उस समय दिया गया प्रकृति से परिचय, और उस समय जो सुनाई जाने वाली लोरियाँ, उस समय जो गीत सुनाए जाते, माताएं, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ सुनाती हैं, उसके माध्यम से बच्चे के हृदय में जो भाव पैदा होते, उसी से साहित्य का सृजन होता और वहीं से उसके संस्कार बनते। और यदि हम संस्कारों से बच्चों को दूर कर देंगे तो मान लीजिए कि बच्चे अंदर से सुस्त हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे और उनको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, बाल साहित्य बच्चों के विकास में बहुत बड़ा सहयोगी है, बहुत बड़ा उपयोगी है। सही जड़ में पड़ा हुआ वो पानी है बाल साहित्य, जो उस पत्तियों को, उस वृक्ष को, उस पौधे को हरा भरा करना है। वाजपेयी जी, बाल साहित्य में बहुत काम हुआ है, देश के, विदेश के, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से बाल साहित्यकारों ने काम किया। इस क्षेत्र में क्या हमारे इंदौर के बाल साहित्यवान पे कुछ काम किया है जो यादगार हो? कुछ किताबें हैं, कुछ इस तरह से उपलब्धियां हैं जिसको आप बता सकते हैं? वर्तमान में ये तो नहीं कह सकते कि बाल साहित्य पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है।
जितने भी हमारे साहित्यकार हैं और जो प्रबुद्ध होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, उनकी कविताओं में, उनकी लघु कथाओं में, उनके उपन्यासों में वास्तविक जो बात होती है कि वो वर्तमान से अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। और वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं समाज में, और खासतौर से भारत में ले लें, भारत के ऊपर पड़ने वाला पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है वो, और भारत की तमाम युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख करके विदेशों में नौकरियों के लिए जा रही है, जो वहाँ से सीख करके आ रही है, उससे अपने आप को नहीं बचा पा रही है। इसीलिए जो मूलभूत बच्चे के विकास के लिए संस्कार डालने के लिए जो साहित्य होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिल्कुल नहीं हो पा रहा वो भी नहीं कह रहे। आज की तारीख में बाल साहित्य लिखने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि अन्य साहित्यकारों विधाओं के लिखने वालों की अपेक्षा बाल साहित्यकारों को इसलिए नमन करना चाहिए कि वो सिर्फ लिख नहीं रहे बल्कि तपस्या कर रहे हैं। तो जिस तरह की तपस्या करने वाले व्यक्ति की एक अलग छवि होती है, उस तरीके से अपने आप को झोंक रहे हैं, वो चाहे तो दूसरा को लेकर के कमा सकते हैं, लेकिन उनके मन में भारतीय संस्कृति के उस संस्कार के जो बीज पैदा हुए, इसलिए बाल साहित्य लिख रहे हैं। अब पूरे देश में कई कुशलता है, लेकिन इंदौर की चर्चा जब बाल साहित्य की करेंगे तो बिना इंदौर की बात नहीं हो सकती है। वर्तमान में जैसे कि आप भी जानते हैं कि इंदौर में देवपुत्र पत्रिका निकलती है। कृष्ण कुमार अस्थाना जी इसके संस्थापक रहे, और यहाँ से निकलने वाली देवपुत्र जैसा के नाम ही है देवपुत्र पत्रिका, सबसे ज्यादा हिंदी में निकलने वाली देवपुत्र पत्रिका है, जो इस तय संस्करण की संख्या में कहीं नहीं निकलती। आज की वर्तमान तारीख में भी 2.25 लाख की संख्या में किसी भी पत्रिका से बहुत आगे है। देवपुत्र संस्था ने बच्चों के शोध संस्थान को भी खोल के रखा है, उससे संबंधित कार्य भी करते हैं, और वर्ष में एक बार वो बाल साहित्य पर एक बहुत अच्छा पुरस्कार भी देते हैं, जिनका लेखन बहुत अच्छा होता है। अब तक करीब करीब इस संदर्भ में 21 सम्मान उनके आ चुके हैं, और एक अभी जो संस्थापक हमारे कृष्ण कुमार जी अस्थाना ये थे जो नहीं रहे, उनकी स्मृति में भी शुरू किया जा चुका है। हम लोग उसमें देखा हुआ, मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला है देवपुत्र कार्यालय में उनकी पुस्तकालय को देखने के लिए। वहाँ पर बहुत सारी इतनी सामग्री है कि आप एक एक वर्ष तक शोध करके और बाल साहित्य की गहराई में जा सकते हैं। इसके अलावा गोष्ठियाँ होती रहती हैं, मैंने भी उस पत्रिका में लिखा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी पत्रिकाओं से मैं आपका परिचय में करा दूं। ये है, शुरुआत करते हैं, विनीता सिंह चौहान, विज्ञान की शिक्षिका है, उनकी ये किताब है जिसमें बाल मन से संबंधित उनकी कहानी है। इसकी भूमिका भी मुझे लिखने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार शीर्षक किताबों के कैसे होना चाहिए, बच्चों की किताबों के शीर्षक ऐसे होना चाहिए कि अपने आप उसके प्रति बच्चे का भी मन आकर्षित हो जाए, बड़े का तो हो ही बल्कि बच्चे का भी हो जाए। मेरे पास ये फूलों सी कहानियाँ, ये उन्हीं की किताब है। इसके बाद बच्चों को बड़ा प्यार होता है पक्षियों से और जानवरों से, तो हम कभी कभी उनको घुमाने के लिए चिड़ियाघर ले जाते हैं। नाम चिड़ियाघर होता है, देखिए ये भी एक अजीब बात है, नाम चिड़ियाघर होता है, वहाँ पक्षियों के अलावा जानवर भी होते हैं, बड़े बड़े चिड़ियाघर में तो सांप भी होते हैं आपको देखा। ये उनकी तीसरी किताब है। और चलिए, हमारे हाथ में के जाने वाले कवि इंदौर के श्री प्रदीप नवीन है, चलो छुए आकाश। अब कितना बढ़िया चित्र उसके ऊपर रावण बनाया है। बच्चे हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उस प्रकार का ये शीर्षक वहाँ पर दिया गया है। हम चले दूसरे का, सदाशिव कौतुक जो 75 किताबें लिख चुके हैं, तमाम सारे उपन्यास और कहानी लिखी है, उन्होंने भी बाल साहित्य को लिखा है, और उसका नाम है चहकमय। हर किताब का शीर्षक एकदम बढ़िया है कि हम अपने आप में आकर्षित हो जाते हैं। मैं कानपुर मेरा जाना हुआ और लोगों को मान पड़ा कि मैं आया हूँ, तो वहाँ पर एक कवि गोष्ठी हुई। वहाँ पर मुझे लगा कि इंदौर से कहीं बहुत अधिक बाल साहित्यकार हैं। उनका कुछ परिचय आपको दो। ये अजीत सिंह राठौर, नाम कैसे लगे हैं, जैसे कि पहली किताबें आती थी हमारी चंदा मामा, इसके अलावा ये आपको हमारी जो किताबें निकलती थी यहाँ पर, चाचा चौधरी, चंपक है ना, मोटू पतलू, और ये जो किताबें होती थी एक आकर्षक जीवन है, उसी प्रकार से ये लगा हुआ है चुप्पी बिल्ली। फिर आए बिल्ली मौसी। देखिए, मैं बाल साहित्य के साथ जोड़ूं कि बच्चे को प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ कैसे जोड़ा जाता है। ये देखें, बिल्ली को मौसी कहना, चंदा को मामा कहना, बंदर को मामा करके बंदर मामा पैंट पजामा, और वो बाजार में निकलता है। किस प्रकार की कल्पना हमारे साहित्य में है जिनके माध्यम से उनको बच्चों को आकर्षित किया जा रहा है। ये है चींटी का गुस्सा।
हम सिर्फ इतना जानते हैं कि चींटी काटता है तो वो, लेकिन चींटी का गुस्सा भी हो सकता है, उसके ऊपर कहानी और कविता लिखने वाले ये है पंगा। देखिए कितने बढ़िया जी, अजीत सिंह राठौर ये कानपुर के हैं, मैं आपको कानपुर ले चला हूँ तो वहाँ कहीं बैठे बैठे फिर ये बाबा जी का ठुल्लू, हमारे बोलते हाथ दिखा करके तो उस प्रकार से ये बाबा जी का ठुल्लू, ये है ढोल बजाता हाथी आया, ये है डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति। फिर आ जाए बंदर मामा पहने चश्मा, बंदर मामा पहन पजामा, और बंदर को लेकर के बच्चों को जितना आकर्षित किया जाता है, क्योंकि बंदर नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खेल भी दिखाते हैं, तो बच्चे उनसे आकर्षित होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है बंदर मामा पहने चश्मा। फिर टीसू के रंग, आज बड़े बड़े लोग पूछते हैं टीसू का फूल होता कौन, ये वसंत आता है, टीसू का फूल जैसा होता है। तो ये हमारी अनभिज्ञता है, ये हमारा ज्ञान है। अरे हम बच्चों को वहां से सिखाएं कि टीसू क्या। ये है इंदौर के ही दिनेश चंद्र तिवारी, इसकी भी भूमिका लिखने का मुझे सौभाग्य मिला। मन, ये है मन के अंदर जी डॉक्टर अरुणा पाठक, ये है पूना की, इन्होंने ये अभी किताब मुझे 15 दिन पहले ही भेजी, ये जान करके कि मैं बाल साहित्य पर कुछ लिखता हूँ बोलता हूँ, इसलिए भी शेर और शेरनी, इन साहित्य के माध्यम से खूंखार जानवर जिनसे जंगल के राजा कहा जाता, उनसे बच्चों का परिचय कराना, ये है साहित्य का काम। साहित्य वो काम करता है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तलवार से जो पीछे कहते हैं, जो काम तलवार से नहीं होता है वो कलम से हो जाता है। तो ये वही काम है भारती जी कि हम शेर जैसे जानवरों का परिचय बच्चों का इन कविताओं से, किताबों से कराते हैं। सुगंध वाले, ये है सुगंध लुटाते फूल, ये है संत कुमार वाजपेयी संत, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। छुट्टी के दिन आए, ये भी संत कुमार जी की किताब है जो, और चंदा मामा कब आओगे। प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर बच्चों का संबंध रहा है तो वो चंदा मामा से रहा। माँ की लोरियाँ बुलाना, कटोरी में खीर रखना और इस प्रकार की सारी चीजें जो है बच्चों को जोड़ने का तात्पर्य ही होता है। चंदा मामा दूर के है, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के हैं, आप खाए थाली में चुगते प्याली में, और ये है अक्षर अक्षर। इनके इस किताब का मतलब यह है कि हम बच्चों को छोटी छोटी बातें जो उनकी ज्ञान की हैं तो आगे चल करके पढ़ाते हैं। गिनती है, अल्फाबेट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ज्ञान वो भी हंसते से कविताओं के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोरी के माध्यम से हमारे यहाँ की सबसे पुरानी प्रथा है। एक खड़ी बोली में आप कुछ गद्य में कह जाओगे वो हृदय के अंदर नहीं उतर पाएगी, लेकिन जब उसको गीत के माध्यम से माँ, मौसी, दादी, नानी, दादा, नाना, हम, आप कक्षाओं के अंदर भी होता है। जब बुलाते हैं तो बच्चे उसको दोहराते हैं प्यार से और खुशी से दोहराते हैं, तब उनकी हृदय के अंदर वो बात होता है। तो इस तरीके से गिनती भी सिखाई जा सकती है, गणित भी सिखाई जाती है, प्रकृति के साथ परिचय भी कराया जा सकता है, और वो तमाम सारी बातें साहित्य के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से बच्चों को सिखाई जा सकती है। हम लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा, ऐसे मास्टर जी पढ़ाते थे, गागा के कुछ चीजें सिखाते थे जो आज तक भी याद है जी। बिल्कुल। वाजपेयी जी, डिजिटल का युग है, इंटरनेट का युग है, यकीनन हमारा साहित्य प्रभावित हुआ है। क्या बाल साहित्य भी इससे प्रभावित हो रहा है? देखिए ये एक ऐसा युग आया है, कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि इस दुनिया में मोबाइल नाम की एक ऐसी चीज़ आएगी जो तमाम जो विज्ञान के शोध किए गए थे, जो मनुष्य कहता था कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, इन सबको पीछे छोड़ देगा एक मोबाइल। एक छोटी सी डब्बी में संसार की, प्रकृति की सारी चीज़ें, ईश्वर की सच भर दी, और उसके अंदर जैसे कि आप जानते भारतीय के गूगल नाम का जो गुरु आया है, उसने सारे गुरुओं को घर बिठा दिया। उसने तो उतना बताना शुरू कर दिया जिसके बारे में हमने कभी कुछ सोचा सुना ही नहीं था। कोई भी चीज आप उससे पूछिए। इंदौर के श्री नंदलाल भारती साहित्यकार हैं, कहाँ रहते हैं, उनका परिचय इंदौर वाले नहीं जानते, गूगल गुरु से बोलोगे वो बताना शुरू कर देगा। क्या अद्भुत है ये। और ये सारी चीजें जब डिजिटलाइज होती हैं, समय बदल रहा है, विज्ञान बदल रहा है, तो उससे अपने आप को व्यक्ति बचा नहीं सकता है। इससे दो फायदे भी हैं, हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, अब उससे अपने आप को बचा नहीं सकते हो। लेकिन एक बात जरूर सोचना चाहिए, हम जब इस विज्ञान की ओर जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यदि हमारी मूल भावना जो जड़ की भावना है, जिसके कारण भारत
विश्व का गुरु कहा जाता था, जो हमारी परंपराएं आश्रम की हुआ करती थी, जहाँ सारे शहरी वातावरण को छोड़ करके आश्रमों में बैठ करके प्रकृति की छोटी छोटी चीजें देखते थे, प्रकृति को देखते थे, उसका अनुभव करते थे, शोध करते थे। ये डिजिटलाइजेशन के बाद जो तैयार माल व्यक्ति को मिल रहा है, उससे हम वास्तविक ज्ञान से पीछे चलते जा रहे हैं। और उसका तमाम सारे फायदे होने के बाद भी सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, हम अपनी मूल भावना से, अपने मूल ज्ञान से दूर हो गए। हम दूसरों के भरोसे हो रहे हैं। आज जो कुछ भी हमें ज्ञान मिल रहा है वो विदेशों का है, बाहर का है, और वो आया हुआ माल लेकर के हम अपनी मूंछों पर ताव दे रहे कि साहब वो ट्रेन कितने बजे आएगी, ये काम कितने होने वाला है, ये कैसे होगा, इस बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं तो इसमें कितना मटेरियल लगेगा। ये तमाम सारे प्रश्न जितने भी ले गए, वो सारी की सारी चीज़ें विदेशों से आ रही हैं। वास्तव ये है, हम डिजिटलाइजेशन से बच नहीं सकते। और बच्चे भी कहाँ से बचेंगे, तो साहित्य वहीं से जुड़ रहा है। आज जब बच्चे सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हमें घर में बच्चों को डांटना पड़ रहा है कि जब देखो तुम हाथ में मोबाइल क्यों, मोबाइल इसीलिए बच्चों के हाथ में क्योंकि बड़े हाथ में लिए रहते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात ये बात कीजिए कि आप कहीं देख लीजिए, परिवार में 4 व्यक्ति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, दिन भर में मिले, चारों अपना अलग अलग मोबाइल लेके बैठे। कोई रील देख रहा है, तो कोई अपना व्हाट्सएप देख रहा है, तो कोई अपने गाने देख रहा है, तो बच्चे अपना कुछ देख रहे हैं। ये क्या है? एक मंच पर बैठ करके जब हम परिवार की भावना लेकर के चलते थे, वहाँ हमें ज्ञान प्राप्त होता था। सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन तो ये था। अब हम उस डिजिटलाइजेशन से दूर जा रहे हैं, और अगर इसको ज़्यादा प्रभावी करेंगे तो ये मान के चले, जो भारतीय परंपरा परिवार की है वो टूटती चली जाएगी, और हम वो सम्मान नहीं दे पाएंगे, वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा जिसकी चर्चा आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, जिसकी चर्चा मैंने मॉरिशस में भी की कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुलदावई माता। ये हमारे डिजिटलाइजेशन, ये हमारा गूगल गुरु कहीं नहीं कहता है कि सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम करो, प्रकृति के दर्शन करो, सूर्योदय का दर्शन करो, आज सोते हुए सूर्य की प्रार्थना करिए, उसकी ये नहीं दिखाते हैं। और यही अगर हम भूल जाएंगे तो बच्चों को कहाँ से संस्कारित करेंगे, और ये बच्चे संस्कारित नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो उनसे अपेक्षा करना सिर्फ पैसे की जा सकती है, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देश वही बढ़ता है जो अपने संस्कारों को और अपनी भाषा को बचाता है। इसलिए जो कुछ मतलब ये कि हम जो है इस युग में डिजिटलाइजेशन के इस युग में, इंटरनेट के इस युग में, जब माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है, खाना खिला रहे हैं, उस समय मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं, तो कहाँ संभव है? तो ये तो हम इस युग में मोबाइल से तो नहीं बच सकते हैं। लेकिन वाजपेयी जी, एक सवाल इससे संबंधित उठता है, क्या इस युग में जो हमारा इंटरनेट का युग है जी, डिजिटलाइजेशन का युग है, बाल साहित्यकारों के सामने, साहित्यकारों के सामने तो चुनौतियाँ तो हैं। क्या बड़ी बड़ी ऐसी चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आ रही हैं जिससे ये रचनाकार, साहित्यकार बच सके? देखिए, जितने भी बाल साहित्यकार हैं, मैं कुछ के नाम भी आपको बता देता हूँ, फिर मैं उस विषय पर आता हूँ। अब देखिए कि ये जो हमारे साहित्यकार हैं, यहाँ पर 2-3 के नाम आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। देवपुत्र की बात करी, डॉक्टर परशुराम शुक्ल भोपाल के हैं, राजा चौरसिया कटनी जिनको यहाँ पर इंदौर में सम्मान गया, उदय किरोड़ा उत्तराखंड के हैं, जो उनकी पत्रिका भी निकलती है। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया कि दुर्भाग्य कि मैं नहीं जा पाया। मालूम, उनकी जो पत्रिका निकलती है वो बच्चों के द्वारा ही संपादित होती है, और बच्चों के द्वारा लिखाई साहित्य उसके अंदर प्रकाशित होता है। किसी बड़ी का नहीं, ये सबसे बड़ी बात ही होगी। इसके बाद जो सुधा चौहान इंदौर की, सदा चौकोतो का नाम दिया, संतोष मोहंती है, प्रदीप नवीन है, आशा जाकर है, जय चंद तिवारी है, नयन राठी, हमारा जो पत्रिका आप जानते हैं इंदौर से जो शुरुआत की थी, और कानपुर के तमाम राजबंधु जी का नाम लिया जाओ, साहित्यकारों के सभी नाम सुने, ये सारे नाम आपने सुने हो। ये वो साहित्यकार है जिन्होंने पीछे का इतिहास देखा है। इन्होंने वो इतिहास देखा जब मोबाइल इतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत हो गई, तब हम पीढ़ी से जुड़ करके लिखते थे, तब बच्चों से जोड़ लेते थे। आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारा मन साहित्य लिखने के पहले बाल मन बन जाए। यदि हमारा मन बाल मन नहीं बना तो हम बालक को लिख नहीं सकते, बाल मन होना जरूरी है। अब ये सारी चीज़ों से हम वर्तमान में कैसे बचाएं, तो आने वाली पीढ़ी को और संघर्ष करना पड़ेगा, उनको नए नए तरीके सीखना पड़ेंगे कि ये शोध भी बने रहे, डिजिटलाइजेशन बना रहे, नया वैज्ञानिक जो आ रहा है उसको भी साथ बना रहे, और उससे संबंधित चीज़ों को कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, सरल शब्दों के माध्यम से, आलेख होना का परिचय नहीं होते,
ऐसे कुछ गीत रचना की जाए, ऐसी कविताएं लिखी जाए जिनके माध्यम से बच्चों के मन में हमारा जो साहित्य और संस्कार वो भी बना रहे और नए युग की जो शुरुआत हो रही है उसको वो सीखते चले जाए। उससे बढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमको लेखन की शैली बदलना पड़ेगी और ऐसे में भाषा का जो बंधन है वो छोड़ना पड़ेगा। कैसा? हम हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी ही होना चाहिए, दूसरे शब्द नहीं आए, नहीं उससे बढ़ता है। क्योंकि हमारी भाषा में, हिंदी में स्वयं तो हमारी भाषाओं की भाषा है, तो यदि कोई शब्द ऐसा आ रहा है एक अच्छी तुकबंदी बनाने के लिए है, अच्छे गीत बनाने के लिए, यदि कोई दूसरी भाषा का शब्द आ रहा है तो उसको डालने में, ये मेरा व्यक्तिगत है, तो उसको डालने में हिचक नहीं करना चाहिए। वहाँ बंधन नहीं कि साहब इसमें उर्दू का शब्द क्यों आ गया, अरबी का क्यों आ गया, अंग्रेजी का क्यों आ गया। पापा का बरगद मरा, पापा जी का नहीं, तो ये क्या है? पापा जी का नहीं, पापा तो हिंदी का शब्द तो नहीं है, लेकिन हमको होता में लाना पड़ा, पर्यावरण बताने के लिए लाना पड़ा तो हम ले आए। तो इस प्रकार के शब्दों के बंधन से हटना पड़ेगा, विषयों के बंधन से हटना पड़ेगा और वर्तमान का युग जो विषय मांग रहा है उस पर कदम चलाना पड़ेगी, इस पर कोशिश करना पड़ेगी, बच्चों के साथ बैठ करके संवाद करना पड़ेंगे। और जो स्कूलों की गर्मी की छुट्टी होती उनमें लोगों को तपस्या के स्वरूप, एक त्याग के स्वरूप कक्षाएं लेना पड़ेंगी, हंसते हुए खेलते हुए कुछ घंटे उनके साथ करें। जैसे कि यहाँ पर लोग करे जी 2-3 बार साल में करते हैं, कुछ और भी लोग करते हैं। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। हमें जैसे इंदौर स्वच्छता में सिर्फ नगर निगम ने नहीं किया, यहाँ के सारे जागरूक लोगों ने जब खड़े होकर के काम किया तो हमें उसी प्रकार बाल साहित्य में हम सिर्फ कुछ चंद इन्हीं गिने साहित्यकारों के बल पर ही चाहें कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। और लोगों को जो कहानियाँ लिख रहे हैं, जो उपन्यास लिख रहे हैं, जो और साहित्य लिख रहे हैं, उनको भी इस ओर आना पड़ेगा और अपना समय देना पड़ेगा, जिससे कि बालोपयोगी साहित्य वो लिख सके और बच्चों को आकर्षित कर सके। बात में साहब, ये इंटरनेट का युग है, बचा नहीं जा सकता। मोबाइल के जो प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे मन मस्तिष्क को पड़ रहा है, बाहर गेम पर पड़ रहा है, उसके देखते हुए तो जो ये सारी डिजिटलाइजेशन का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए बाल साहित्य का भविष्य आपको कैसा लगता है? देखिए, सिर्फ बाल साहित्य की भविष्य की बात करें, बात तो करें साहित्य की। जी, आप इतने बड़े साहित्यकार आप लिख रहे हैं, आपने उपन्यास लिखे हैं, इस समाज की तमाम विद्वताओं को लेकर के आपने उठाया है। जाति पाति धर्म में जब भारत का संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें समानता की बात, इसके बाद भी उनको, तो इन सबके ऊपर प्रहार करने के लिए हमने कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से बात की। बस ये होता है कि लोग कितना पढ़ रहे हैं, और जब तक साहित्य पढ़ेंगे नहीं, जब तक उनके अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो कहाँ से प्रभाव पैदा करेगा। साहित्य जो लिखा जाए वो प्रभावी है, होना चाहिए। बाल साहित्य के प्रति अन्य की अपेक्षा बाल साहित्य पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम, जैसे कहते हैं दूसरे काम के लिए हम अगर 100 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 5 रुपये का लाभ मिलेगा, दूसरी का ज़्यादा मिलेगा। बाल साहित्य में आप जितना परिश्रम करेंगे उसका 5% से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ये मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम इससे हार मान जाएं, पीछे लौट जाएं और सोचें कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके पास समय कहाँ है, तो लिखना ही बंद कर दें। यदि आप नदी का बहना ही बंद हो जाएगा तो उसमें रेत आने में कितनी देर लगेगी। थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन उसको बहाते रहिए, और एक समय आएगा उसमें से नर्मदा बन सकती, वही रेवा बन सकती है, वही गंगा बन सकती है। उसको प्रवाहित करते रहना बहुत जरूरी है। निराशा को निकाल करके कलमकारों को, साहित्यकारों को, जो किसी भी तरह लिखते कुछ न कुछ वो लिखे। आज अखबारों में जगह कम हो गई है, पत्रिकाओं में जगह कम हो गई है। यदि आप लिखेंगे, उनको पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो अखबार वाले भी, वो जो कहते हैं ना कि हमारे पास साहित्य आ ही नहीं रहा, तो जब आएगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ। और जो आता है कहते बच्चों के काबिल नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो बैठे हुए वो भी इतना समझदार नहीं है। आज के युग के पढ़े लिख करके अंग्रेजी के आ रहे हैं तो उनको भी इतनी समझदारी नहीं है। लेकिन हम लगातार यदि हम अपना प्रवाह करते रहेंगे तो कोई भी रोड़ा हमारे बीच में नहीं होगा। और बाल साहित्य का भविष्य को प्रतिशत से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अंधकार में नहीं जाएगा। इसके प्रकाश की रोशनी, इसके प्रकाश का चंद्रमा, इसके प्रकाश का सूर्य हमेशा जगमगाएगा और जगमगाता रहेगा। हम भी यही कामना करते हैं, बच्चों का भविष्य तभी सुधरेगा, अच्छा बनेगा जब हमारा बाल साहित्य सुदृढ़ होगा। तो वाजपेयी जी, आपकी बात
साहित्य पे बहुत कुछ बताया। अब आपकी एक बाल साहित्य पर एक कहानी सुन लेते हैं, तो आप एक कहानी के लिए शायद अनुदित है, आपकी एक कहानी सुनते हैं। धन्यवाद भारती जी। सबसे पहले मैं, क्योंकि मैंने बाल साहित्य में जो कहानियाँ लिखी हैं वो तो मैं साथ में नहीं लाया, मैं अपनी किताब जरूर लाया हूँ कविताओं की, और उसके बारे में मैं आपको सिर्फ 1 मिनट की भूमिका बता दूँ, तो शायद आप पूछने वाले थे या रह गई ये पूछने की बात कि मैं बाल साहित्य के प्रति किस प्रकार से आकर्षित हुआ, वो मैं आपको बता दूँ। वह यूँ कि आकाशवाणी पर मेरे कई प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मुझे बुलाया जाता था, खासतौर से राजभाषा से संबंधित, और जब वहाँ जाता था तो आकाशवाणी वालों ने मुझे दूसरे विषयों में बोलने के लिए शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने ये कहा कि आपको बाल साहित्य पर कुछ कविता पढ़ना है। मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने हाँ कर दी। हाँ तो कर रही, लेकिन मैं दूसरे सोचता रहा कि कल हमारी रिकॉर्डिंग है और अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं वास्तविकता से भारती जी परेशान हो गया, और फिर वही माँ भारती की शरण में पड़ गया कि कल मुझे रिकॉर्डिंग करना, मैं करूँ क्या। लेकिन माँ, हमारे यहाँ जो श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, माँ सरस्वती का मैंने नमन किया, और आप आश्चर्य करेंगे 10 बजे मुझे आकाशवाणी पहुँचना है, 8 बजे मैं उस चिंता में डूबा हूँ, अचानक मेरी कलम उठती है, माँ शारदा को नमन करता हूँ, और वो महीना फरवरी था। मैं शुरुआत बताता हूँ कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ा। ये एक कविता है, मैं आपको बता रहा हूँ छोटी सी, फरवरी कविता ही सुन जाते हैं। हाँ, एक कविता आप सुन लीजिए, उससे ये लगेगा कि किस तरीके से हमने अपनी शुरुआत की। हम चिंता में पड़े हुए थे, अचानक ध्यान आया कि ये महीना फरवरी है और बच्चों के लिए कविता करना है, किशोर अवस्था के लिए, ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। उठाई कलम, लिखना शुरू किया, और एक धुन आई हमारे हाथ में। वो क्या थी? फरवरी। अब वैसे ये 98 की बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी कविता हो गई, 98 और 25 यानी आज से 27 साल पहले की। देखिए किस तरीके से बच्चे कैसे पसंद करते हैं, कैसे लिखना शुरू किया। फरवरी फरवरी ये महीना है फरवरी, फरवरी फरवरी ये महीना है फरवरी, इसके आगे मार्च है, बीत चुका वो जनवरी, फरवरी फरवरी ये महीना है फरवरी। किस तरीके से मेरी महीने का ज्ञान कराना है, आगे उनको बोले कि 31 दिन का होता है, उसकी जगह आगे लेगी इस माह की विशेषताएं, इसमें से कुछ तुम्हें बताए, सबसे छोटा यही महीना, फिर भी चमके जैसे नगीना, मौसम की सौगातों की चादर पर जैसे लगी जरी, फरवरी फरवरी ये महीना है फरवरी। और उसी साल फरवरी महीने में और अभी गया था, फरवरी और मार्च के बीच में वसंत ऋतुओं का राजा आ जाता है, प्रकृति का आनंद आ जाता है। अब बच्चों को प्रकृति से परिचय कराना, इनको पूरी कविता तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, उसके एक पद और पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चले। ऋतुओं का राजा बसंत इस माह एक को आया, आसमान से धरती तक प्रकृति में है छाया, नीला नीला अंबर है, धरती हो गई हरी हरी, नीला नीला अंबर है, धरती हो गई हरी हरी, फरवरी फरवरी ये महीना है फरवरी। तो उस महीने में प्रकृति के बदले हुए परिवेश से बच्चों को, जब ये कविता, ये गीत मैंने वहाँ पढ़ा, अति मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इतना आनंद आया आकाशवाणी में। उस समय उनके यहाँ पत्र आते थे कि कौन सी, ढेर लग गया। और इसके बाद जो उन्होंने क्रम शुरू किया, हर 3 महीने में मेरे को आमंत्रण मिलना शुरू हुआ, कविताएँ तैयार हो गई। फिर आप उनको जब तपन भट्टाचार्य जी क्या परिचित थे, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, बच्चों के बीच में भी जाता था, उन्होंने कहा कि आपको किताब चाहिए। तब तक मेरी किताब दूसरी आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किताब चाहिए बच्चों के साहित्य की। मैंने साहस किया और 35 कविताएँ, ये मेरा बच्चों के लिए कोपल वाणी, कोपल कार्यक्रम रहता था, वाणी आकाश का जोड़ा, और किताब का नाम रखा कोपल वाणी। बहुत अच्छी वैसे कविता जी आपने। और इसके अंदर था, और ये आवरण जो बना, ये मेरे छोटे पोते ने बनाया, तो कक्षा 3 में पढ़ रहा था, गर्मी की छुट्टियों में उसका लिया। इसके अंदर 35 कविताएँ। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी किताब जो बेटी ने छपवा दी। आगे चल करके इस पर मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का बाल साहित्य का पुरस्कार 2014 में आई, 2014 में। चलिए, देर से सही, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वाजपेयी जी। अब सवाल तो बहुत है, लेकिन
समय समय की सीमा है। आप आखिरी सवाल ये है, मैं एक चाहूँगा आपसे पूछना, जो युवा साहित्यकार बाल साहित्य लिखने की सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे नवोदित रचनाकारों को आप क्या सलाह देना चाहें? देखिए, मैंने जैसा कि अभी शुरू में कहा कि जो भी साहित्यकार, युवा साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जो अपने आपको आजकल एक वरिष्ठ लिखने के रिवाज हो गए, कोई समाज हमको नहीं कहता, हम लोग खुद ही लिखने लगते हैं वरिष्ठ साहित्यकार। ये एक बड़ा अच्छा डिग्री कहीं से नहीं मिला, खुद ही लिख लो, खुद प्रमोशन। हाँ मिलकर है। सबको एक बार सोचना चाहिए कि यदि हमने अपनी जड़ में पानी डालना बंद कर दिया तो ऊपर पत्तों को सींचने से पेड़ हरा नहीं होगा। हमको जड़ में ही पानी डालना पड़ेगा, उसकी मिट्टी को ठीक करना पड़ेगा, उसकी देखरेख करना पड़ेगी। तो मिट्टी अगर हमारी अच्छी होगी, जल की सुविधा अच्छी होगी, वायु की सुविधा अच्छी होगी, तो इन 5 तत्वों के बाद क्षिति जल पावक गगन समीरा जिस तरीके से प्रकृति के लिए जरूरी होते हैं, इस संरचना के लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए समाज के, परिवार की संरचना के लिए बाल साहित्य, बच्चों के लिए साहित्य जरूरी है। तो इसीलिए वो उन विधाओं से भी निकल करके यदि वो 20 कहानियाँ महीने भर में लिखते हैं, साल भर में लिखते जो, तो कम से कम 2 कहानियाँ या कविताएं बच्चों से संबंधित भी लिखें, और ये सोच के न लिखें कि ये कहीं छपेंगी कि नहीं छपेंगी, इनको कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। एक समय आएगा जब आपकी इस कलम को समाज स्वीकार करेगा, बच्चे स्वीकार करेंगे, वही पढ़ करके आगे की दुनिया, आगे का समाज और भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा मैं आशान्वित हूँ, ये बचपन में गाती भावना। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एक चैनल है, शुरुआत किया है मेरे बेटे ने करके, उस पर हम बाल कहानियों का ही प्रसारण करते हैं। अभी उस पर कुछ कहानियाँ ऑलरेडी और प्रसारित हुई हैं, अपलोड हुई हैं। तो वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छे बाल साहित्य के ऊपर आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बाल साहित्य के प्रति जो नवोदित लेखक हैं, जो अपने आप को वरिष्ठ लेखक कह रहे हैं, वो आकर्षित होंगे और उनको बाल साहित्य का, खुद को आगे बढ़ाने के लिए बाल साहित्य को ज़्यादा समृद्ध करना होगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे एक अवसर दिया। अभी तक तो मंचों पर या जहाँ किताबों का लोकार्पण होता है वहीं तक बोलने का मौका मिलता था, वो आवाज़ वहीं तक जाती थी। अगर आपके माध्यम से हज़ारों लोगों तक ये बात पहुँचेगी, और मैं जानता हूँ कि पहुँचेगी, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवसर पड़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे थे वरिष्ठ हिंदी सेवी एवं हिंदी बाल साहित्यकार श्री सूर्यराम वाजपेयी का यह विशेष पॉडकास्ट। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, यह पॉडकास्ट कैसा लगा अवश्य बताइएगा। दोस्तों, जल्दी ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर किसी नए गेस्ट के साथ उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।